हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे कि लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, तो हम अपनी जो प्रैक्टिस मॉक की जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है उस फुल लेंथ टेस्ट का हम यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, अगर अभी तक आपने ये जो फ्री का पहला जो फुल लेंथ टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला टेस्ट आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप सभी के लिए लाइव है, तो सभी लोग आप इसको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक बार क्या कर लो, इस पेपर को जो पहला फुल लेंथ टेस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर लो, और उसका जो पहला वीडियो था, ठीक है, उसमें कुछ ना आई थिंक कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे कर लिए थे पहले वीडियो में। तो आज के वीडियो में उसको उसी के आगे जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो, गेट का जो पहला मॉक टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर आपको 2024 में लगता है कि आपको नहीं केवल जस्ट गेट पास करने का एम नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एक अच्छे मार्क्स लाने, एक अच्छा रैंक लाना है, तो आपको और भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गेट का जो मेरा यहाँ का जो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज है, ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आपको 20% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो एक प्रॉफिट आपको ये भी है कि 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लो। यहाँ पे आपको टोटल 50 नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें से 26 टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, 6 फुल लेंथ, और उसके बाद प्रीवियस पेपर 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, सॉरी हाँ 9 सब्जेक्ट प्लस 4 सेक्शनल, उसके बाद 5, समझ रहे हो, टोटल 6। देखो फुल लेंथ टेस्ट 6 यहाँ पे है, और 5 आपके पास यहाँ पे 5 AIM टेस्ट है, ये भी फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम सीधे अपने पेपर पे आते हैं, जो पहला पेपर है। ठीक है, इसको देखते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करना है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए थे। एक बार यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये सारे क्वेश्चन हो गए थे, 17 हो गया था, 18 हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था, हो गया, ये भी हो गया, हाँ यहाँ से करने। ठीक है, तो 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन कल का जो सेशन था उसमें हमने शुरू किया था, कहाँ से, टेक्निकल वाला पोर्शन शुरू किया था, 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन से शुरू किया था, बाकी 22 तक हो चुका था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार आप रीड कर लो इसको। तो सॉइल का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 65% ऑफ द सॉइल बाय द वेट पास थ्रू 75 माइक्रोन सीव एंड टेस्ट आर डन ऑन द सीव फ्रैक्शन फाइनर देन द 0.425 mm of the soil sample. After the test, it is found that the plasticity index is 15% and plastic limit is 25%. According to the Indian Standard Classification System, the soil is. आपको सॉइल को क्लासीफाई करना है। ठीक है, सॉइल को क्लासीफाई करना है। देखो किस तरीके से अप्रोच लेना। सबसे पहला काम, जब भी आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाए सॉइल की, ठीक है, जब भी आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो सबसे पहला अप्रोच होगा, आप ये चेक कर लो कि परसेंटेज फाइनल कितना है। ठीक है, परसेंटेज फाइनल से आपको ये पता चल जाएगा कि जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर फाइन ग्रेन सॉइल है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ये चेक करो कि जो सॉइल गिवन है, सॉइल सैंपल गिवन है, वो कोर्स ग्रेन सॉइल है और या फिर फाइन ग्रेन सॉइल है। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन चलता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए अलग चलता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अलग चलता है। तो ये चेक करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले आप चेक करो कि जो सॉइल कौन सा है, फाइन ग्रेन या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो आपको सिंपल यहाँ पे गिवन है कि 65% ऑफ सॉइल बाय द वेट पासेस टू 75 माइक्रोन सीव, यानी कि परसेंटेज फाइनल। अब देखो परसेंटेज फाइनल मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो 75 माइक्रोन सीव से जितने पार्टिकल पास कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज फाइनल बोलते हैं। यहाँ पे परसेंटेज फाइनल कितना गिवन है, 75% गिवन है। अगर परसेंटेज फाइनल 75% गिवन है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सॉइल सैंपल है उसमें मोर देन 50% जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या है, वो फाइन सॉइल पार्टिकल है। ठीक है, अगर सॉइल सैंपल में मोर देन 50% पार्टिकल जो फाइन पार्टिकल है, इसका मतलब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, फाइन सॉइल पार्टिकल के लिए करेंगे। ठीक है, फाइन सॉइल के लिए करेंगे। तो देखो, और जो फाइन सॉइल की जो क्लासिफिकेशन चलती है वो कैसे चलती है, वो हम करते हैं किससे, प्लास्टिसिटी चार्ट की हेल्प से। ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट आपको ध्यान होगा, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉइल की क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब सबसे पहले ये दे दिया, अगर 65%, अगर ये परसेंटेज फाइनल कितना 65% है। ठीक है, अगर परसेंटेज फाइनल 65%, इसका मतलब मोर देन 50% पार्टिकल क्या है, 75 माइक्रोन से छोटा है, तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल की तरह करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप चेक कर लो कि इसमें जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी की वैल्यू कितना है, 15% है, राइट। और यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट कितना है, डब्ल्यूपी की वैल्यू कितना है, 25% है। तो अब पहले तो सॉइल का निकालो क्या लिक्विड लिमिट, इसकी हेल्प से। तो अगर आपको पता है कि आईपी कितना, सिंपल बात है, आईपी कितना जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यूपी, यहाँ से डब्ल्यू एल डायरेक्ट निकालो कितना, आईपी प्लस डब्ल्यूपी कितना जाएगा, 40% हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे सिंपल कुछ नहीं करा मैंने, क्या किया है कि आईपी की हेल्प से, ठीक है, आईपी और डब्ल्यूपी की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, सॉइल का लिक्विड लिमिट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपको करना ये है कि आप एक काम करो, एक क्वेश्चन क्या करो,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, ए लाइन का आप इक्वेशन बता दो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आप क्या करना, आपको ए लाइन का इक्वेशन बताना है, ठीक है। और आपको पता है कि ए लाइन का इक्वेशन कितना होता है, आईपी कितना होता है, आईपी होता है 0.73 WL माइनस 20, राइट। आपको ये करना है कि आईपी लाइन का इक्वेशन बता देना है। तो आईपी लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.73 WL माइनस 20। यहाँ से आईपी की वैल्यू निकाल लो, आईपी आप ए लाइन निकालो, कितना जाओ 0.73, और WL की वैल्यू कितना जाओ, WL की वैल्यू होगा 40, अभी आपने यहाँ पे निकाला WL, ठीक है, 40 माइनस 20 कर लो। अब इसको आप एक बार सॉल्व कर लो कितना होगा, ठीक है, आप एक बार इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, तो 0.73 इंटू कितना हो जाएगा, 0.73 इंटू 20, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 14.6, ठीक है। आपको आईपी की वैल्यू कितना हो जाएगा, आईपी आप ए लाइन, ठीक है, ए लाइन का जो इक्वेशन होगा उसकी आईपी कितना होगा, 14.6 होगा। और आपको पता है कि जो सॉइल का आईपी है, ठीक है, आईपी ऑफ सॉइल मतलब क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। आईपी ऑफ सॉइल क्या है, कितना है, यहाँ पे आपने देखा होगा कितना है, 15 है। आईपी ऑफ सॉइल क्या है, ग्रेटर देन कितना, आईपी ऑफ ए लाइन, ठीक है, जो ए लाइन का जो आईपी है उससे ज़्यादा है, यानी कि जो सॉइल लाई करेगा कहाँ पे लाई कर रहा है, ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपने देखा कि जो सॉइल की प्लास्टिसिटी, सॉइल का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आईपी की वैल्यू वो कितना, आईपी या ए लाइन की आईपी से ज़्यादा है, यानी कि प्लास्टिसिटी चार्ट में जो अपना सॉइल लाई कर रहा होगा कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। अगर प्लास्टिसिटी चार्ट में जो आईपी सॉइल है ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब जो सॉइल होगा वो क्ले होगा, ठीक है। तो अभी तक अभी तक बस एक बात क्लियर हुआ है कि जो सॉइल होगा वो क्लेई सॉइल होगा, ठीक है। आपने पहले ये देखा कि परसेंटेज फाइनल ग्रेटर देन 50%, दैट मीन्स द सॉइल क्या होगा, सॉइल होगा फाइन सॉइल होगा। पहले तो यहाँ से ये क्लियर चला कि ये फाइन सॉइल होगा। दूसरी बात, जब आपने ये चेक कर लिया कि जो सॉइल लाई कर रहा है वो प्लास्टिसिटी चार्ट में ए लाइन से ऊपर लाई कर रहा है, फिर ए लाइन से नीचे लाई कर रहा है। अगर प्लास्टिसिटी चार्ट में जो सॉइल है वो ए लाइन से ऊपर लाई कर रहा है, मतलब सॉइल क्या होगा, क्लेई सॉइल होगा। अगर ए लाइन से नीचे होता है तो क्या होता है, सिल्टी सॉइल होता है, ठीक है। तो अभी तक दूसरी बात ये पता चली कि यहाँ पे जो सॉइल है वो कौन सा सॉइल है, क्लेई सॉइल है। अब आप एक काम कर दो कि आप चेक कर लो इसका WL, जो सॉइल का WL कितना है, WL ऑफ सॉइल, WL सॉइल मतलब जो सॉइल का लिक्विड लिमिट है वो कितना है। अगर आप देखोगे सॉइल का लिक्विड लिमिट कितना है, यहाँ पे आपने देखा होगा 40% है। 40% यानी कि ये लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ये लाई कर रहा है कहाँ से, लाई कर रहा है 35 to 50% के बीच में, ठीक है। और जब 35 से 50% के बीच में अगर सॉइल का जो है लिक्विड लिमिट लाई करता है तो इसका मतलब सॉइल कौन सा होता है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल होता है, ठीक है। तो तीसरी बात यहाँ से ये पता चलती है कि जो सॉइल है वो कौन सा, उसका जो लिक्विड लिमिट है वो कितना, 40%, यानी कि 35 और 50% के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि आपका जो सॉइल होगा वो कौन सा सॉइल होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल होगा। तब यहाँ से एक बात समझ में आया कि पहले तो सॉइल क्या होगा, यहाँ से ये बात समझ सॉइल क्या होगा, क्लेई सॉइल होगा, ठीक है। यहाँ से ये बात समझ क्लाई सॉइल जो होगा क्लेई सॉइल होगा, और यहाँ से ये बात समझिए कि इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल होगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे तो आपको निकल के आएगा क्या होगा, सॉइल कौन सा हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले होगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, ठीक है, देखो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले होगा यहाँ पे, ठीक है, आंसर इसका। तो तीनों ऑप्शन में क्या है, सिल्ट गिवन है, तो इसमें भी सिल्ट है, इसमें भी सिल्ट है, इसमें भी सिल्ट है, तीनों ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में क्या, सी ऑप्शन में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले लिखना छूट गया था, आपको ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा इसका इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले होगा, राइट। तो आप इसका सोल्यूशन एक बार चेक कर लो, ठीक है। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल यहाँ पे क्ले लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक बार अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक क्ले लिखना छूट गया, ठीक है। तो आप इसी तरीके से चेक करोगे। बाकी यहाँ पे देखो प्लास्टिसिटी चार्ट बना हुआ है, आप चेक कर लो कि जो सॉइल का आईपी है वो ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन से ज़्यादा है, यानी कि जो सॉइल होगा वो ए लाइन के ऊपर होगा, और ये 35 और 40 के बीच में कितना WL की वैल्यू है, इसका मतलब ये कौन सा लाइन होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले होगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, सर्वे का क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है। बबल ट्यूब के सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। तो क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 2 mm एंड इफ द एंगुलर वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 1 मिनट, ठीक है। देखो क्या गिवन क्या है, एक बार पहले ये चेक करो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि आपसे रेडियस की वैल्यू पूछी जा रही है किसके, ये देखो बबल ट्यूब का क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब का क्वेश्चन है। आपसे ये बोला जा रहा है ना कि आप एक बात चेक कर लो, अगर आप ये देखो ना कि यहाँ पे ये 1 डिवीजन, ठीक है, क्या दिया, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन। अगर हम इसको 1 डिवीजन माने, इसको अगर हम 1 ही डिवीजन कंसीडर करें, ठीक है, बबल ट्यूब का अगर ये 1 डिवीजन है, इसका लेंथ कितना दिया, 2 mm दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना 2 mm गिवन है, ठीक है। दूसरी बात है इफ द एंगुलर वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 1 मिनट, ये जो एंगुलर वैल्यू अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा कितने, ये अल्फा की जो वैल्यू कितना 1 मिनट है,
राइट। ये अल्फा की वैल्यू 1 मिनट है और आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बता दो, आर की वैल्यू यानी कि आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आपको पता, अगर ये देखो सिंपल बात, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सेंसिटिविटी या बबल ट्यूब नहीं पता है, ठीक है, तो आप एक बात कर लो कि जो अल्फा की वैल्यू कितना होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा इक्वल टू एल अपान आर होगा, ठीक है। एंगल इक्वल टू क्या होगा, एल अपान आर, आर्क लेंथ अपान रेडियस होगा। तो जो एंगल होगा वो आर्क लेंथ अपान रेडियस होगा, सबकी वैल्यू गिवन है, पुट करो, ठीक है। तो आप अल्फा की वैल्यू कितना, अल्फा आपके पास 1 मिनट है, ठीक है। अच्छा ये जो आंसर आता है ये रेडियन में आता है, ये बात अगर ध्यान होगा तो ये आंसर कितना किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो एल अपन आर ये कितना होगा, 20 62 65 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अल्फा, ठीक है, अगर आपको अल्फा बताना तो अल्फा की वैल्यू कितना होगा, एल अपान आर, एल अपान आर का मतलब क्या हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकल के आती है किस में निकल के आती है, रेडियन में निकल के आती है। तो आपको स्मार्टली चलना है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू किस में गिवन, 1 मिनट, मिनट में गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसको आप सेकंड या फिर मिनट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मैं मिनट में इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो सेकंड वाली वैल्यू आपको ध्यान होती है, ठीक है। सेकंड का कन्वर्जन किया तो आपको कन्वर्जन वहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। जो सेकंड में वैल्यू निकल के आती है किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एंगुलर इस एंगल अल्फा का, ठीक है, वो कितना होता है रेडियन में। अगर आप 20 62 65 से मल्टीप्लाई कर दो ये वैल्यू सेकंड में निकल के आ जाती है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, सिंपल अल्फा की वैल्यू आप क्या करना है, आर की वैल्यू आप निकाल लो, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपान दो। आपको आंसर रिपोर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डिवीजन जो 2 mm है इसको मीटर में पुट कर लेंगे, 2 × 10⁻³ ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मुझे mm में अगर मुझे जो आंसर होता है, अगर आंसर को रिपोर्ट करना होता है mm में, ठीक है, मिलीमीटर में, तो हम क्या करते हैं सीधे यहाँ पे 2 पुट करते हैं। बट आपको आंसर रिपोर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे अभी कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर में, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो अल्फा कितना मिनट है, 1 मिनट है, तो इसको कर लो सेकंड में कन्वर्ट, इंटू 60 अपन कितना जाएगा 20 62 65, राइट। सॉल्व कर लो इसको, आंसर निकल जाएगा। तो एक बार सॉल्व कर लेते इसको, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू 20 62 65, राइट, अपॉन 60। तो ये आंसर आ जाएगा 6.8755, कितना आ रहा है 6.8755, ठीक है। तो ये आ रहा है किसका, आर की वैल्यू, ये मीटर में आएगा, ठीक है। अगर ये मीटर में आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप चेक कर लो अब एक बार, सी पार्ट आंसर होना चाहिए अब इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा आंसर, एक बार चेक कर लो इसको, राइट। एक बार आप इसको चेक कर लो, इसका सोल्यूशन आप एक बार चेक कर सकते हो, यही सेम काम किया जाएगा, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू बताना है, एल अपान आर इंटू रेडियन बताइए, और यहाँ से क्या कर लो इसको डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, 20 62 65 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको थोड़ा एक बार अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा टाइम देकर उसको करेंगे। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल आपसे स्लज वैल्यू इंडेक्स पूछा गया, ठीक है। द स्लज वैल्यू इंडेक्स ऑफ द मिक्स लिकर हैविंग द सस्पेंडेड सॉलिड्स कंसंट्रेशन ऑफ 100 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन गिवन है आपको कितना, 100 मिलीग्राम पर लीटर गिवन है, एंड शोइंग अ सेटल वैल्यूम ऑफ 200 ml फ्रॉम 1 लीटर, ठीक है। आपको बताना स्लज वैल्यूम इंडेक्स बताना है, ठीक है। देखो स्लज वैल्यू इंडेक्स जब भी आपसे पूछा जाए आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख लो ना कि जो स्लज वैल्यूम इंडेक्स है इसको हम रिपोर्ट करते हैं किसमें, इसको हम रिपोर्ट करते हैं ml पर ग्राम में, ठीक है। इसको हम रिपोर्ट करते हैं किसमें, ml पर ग्राम में। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ना कि जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है इसको हम रिपोर्ट करते हैं किसमें, ml पर ग्राम में, यानी कि जो स्लज है उस स्लज का वॉल्यूम कितना है उसको ml में रख दो, ठीक है, अपॉन स्लज का वेट कितना है उसको ग्राम में रख दो, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो रिपोर्टिंग होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का, ये होता है ml पर ग्राम में। क्योंकि देखो जब भी आपसे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पूछा जाएगा ना, आपको कोई यूनिट मेंशन नहीं होगा। यूनिट मेंशन इसलिए नहीं है ना कि जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो डिफाइन किया गया वो ml पर ग्राम के लिए ही डिफाइन किया गया, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर में कोई यूनिट नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रख लो कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, ml पर ग्राम। अरे भाई किसका ml, स्लज का वॉल्यूम, स्लज का ही वॉल्यूम अपन किसका ग्राम, स्लज का ही ग्राम, ठीक है। तो ये कर लो। तो यहाँ पे दिया गया शोइंग अ सेटल वॉल्यूम कितना 200 ml, तो 200 ml को ml में रहने दो, ठीक है, अपॉन क्या करना है, अपॉन ग्राम। ग्राम किसका ग्राम, देखो सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन कितना 100 मिलीग्राम पर लीटर। देखो हम पर लीटर की बात कर रहे हैं, ये भी 100 मिलीग्राम किसमें 1 लीटर में, ये कितने 200 ml किसमें 1 लीटर में, ठीक है। तो लीटर तो कैंसिल होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर क्या 200 ml फ्रॉम 1 लीटर, मतलब 200 ml पर लीटर है यहाँ पे, और ये 100 मिलीग्राम पर लीटर है, तो लीटर कैंसिल होगा, तो आपका आंसर कितना जाएगा ml पर ग्राम में। तो आपको ये करना कि जो 100 mg गिवन है, इस 100 mg को आप किस में पुट कर दो, ग्राम में। तब जब ग्राम में पुट करोगे तो ये 0.1 ग्राम हो जाएगा। तो आंसर होगा कितना 2000, ठीक है, 2000 कितना हो जाएगा मिलीलीटर पर ग्राम होगा जाएगा, ठीक है।
ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का जब भी क्वेश्चन आपको कहीं पे भी देखने को मिले, आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रख लो कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, ml पर ग्राम होता है। अब यूनिट किस में पुट करोगे, ऊपर वॉल्यूम किस में पुट करोगे, ml में पुट करोगे, और सॉलिड कंसंट्रेशन जो होगा वो किस में पुट करोगे, ग्राम में पुट करना है। बस आपको ये एक काम करना है। तो 2000 मिलीलीटर पर ग्राम हो जाएगा क्या, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की वैल्यू, आंसर। ठीक है, तो अब एक बार इसका आंसर चेक करना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक रह गया है, आप एक बार चेक करना। तो इसमें, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इन्होंने 100 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, या तो एक बार क्वेश्चन में आप चेक कर लेना, ये 100 अगर रहेगा तो अगर ये 100 होगी वैल्यू, अगर ये वैल्यू 100 होगा तो आंसर कितना जाएगा, 2000 होगा। अगर यही वैल्यू 1000 होगा, कितना, अगर ये 1000 मिलीग्राम पर लीटर होगा तो ये आंसर कितना जाएगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स यहाँ पे 1000 मिलीग्राम होगा, तो यानी कि 1 ग्राम, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना होगा, 200 मिलीलीटर पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे अगर आप 100 मिलीग्राम पर लीटर लेके चलोगे तो आंसर कितना आएगा, 2000 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2000 ml पर ग्राम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार चेक करना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी अपने गेट में 2 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर कभी 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मतलब आप बोल सकते हो कि 1 या 2 से 3 नंबर तक का वेटेज होता है। ठीक है, मैक्स कभी बहुत ज़्यादा हो गया तो 3 नंबर, अदरवाइज 2 नंबर ही मान के चलो। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो 2 नंबर का है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर आप अलग से भी नहीं पढ़ पाते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो आप जितने भी टेस्ट दे रहे हो ना, उस टेस्ट के माध्यम से आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा पढ़ते चलना। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देखते हुए चलना किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी क्या है ना कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन बहुत टफ गेट में नहीं पूछता है। अगर आपने 12th वाले एग्जाम अगर आपने अच्छे से दिया होगा, उस टाइम अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छे से प्रिपेयर किया होगा ना, तो यहाँ पे उससे काम चल जाता है। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। एक बार रीड कर लो, क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन बिलो। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एंड ब्लॉक कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। If the coefficient of friction between the surface and block is 0.25, then the velocity gained by the block is, आपको क्या पता ना, वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका वेट कितना 10 kg है, और इस पर 50 न्यूटन का फोर्स हम आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और ब्लॉक क्या, पहले रेस्ट कंडीशन पे, एक तो हो गया बात ये नहीं कि एक ब्लॉक है, 10 kg वेट है, उसका मास है, ठीक है, वो रेस्ट कंडीशन पे। आप जब उस पर क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या करेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना चाहेगा। ठीक है, पहले तो इसमें फ्रिक्शन है। ठीक है, ये जो सरफेस है, सरफेस में फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, जब आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया होगा तो कुछ हद तक क्या करेगा, ये फ्रिक्शन उस फोर्स को रजिस्ट करेगा। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू क्या होगा, अगर फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक क्या करेगा, आगे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे मूव करना शुरू कर देगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि जब ये मूव करना शुरू करेगा, तो जब ये डिस्टेंस 10 मीटर जब मूवमेंट होगा, तो ये जब 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको अगर ये पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊं, ठीक है, तो आपको पता है कि जो एनर्जी चेंज इन एनर्जी होगा, क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा वर्क डन के। ठीक है, अगर आपको पता है चेंज इन एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यू। तो चेंज इन एनर्जी कितना जाएगा, 1/mv² माइनस 0 इक्वल टू कितना, वर्क डन कितना जाएगा, F इंटू दी। और F का नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर ये 15 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे अगर हम बोले क्या, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बोले तो 0.25 किया है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है, तो 0.25 इंटू कितना, M इंटू जी, राइट। तो ये कितना है, F माइनस म्यू जी इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो, तो हाफ इंटू M की वैल्यू कितना है, 10 kg है, इंटू V आपको निकालना है, V² इस वैल्यू कितना है, F की वैल्यू कितना, 50 न्यूटन है, माइनस म्यू की वैल्यू कितना है, F माइनस म्यू mg इंटू डी। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितना, 0.25 है, और M की वैल्यू कितना है, M की वैल्यू कितना, 10 kg है, और G की वैल्यू हम 10 कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, आप देखो आंसर इतना दूर दूर है। ठीक है, आंसर इतना दूर दूर है, इसका मतलब अगर आप जी की वैल्यू 9.8 की जगह पर 10 कंसीडर करोगे तो आसपास आप क्या का आंसर निकल के आ जाएगा, आप आंसर टिक कर सकते हो। तो आप ये चेक करना, डी की वैल्यू 9.8 का पुट करना है, डी की वैल्यू 10 का पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको डी की वैल्यू अगर 10 पुट करते हो तो आप आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अगर यही क्वेश्चन एनईटी टाइप का होता तो फिर मैं यहाँ पे 9.8 पुट करता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एनईटी टाइप होता तो फिर अपनी मजबूरी होती इसको 9.8 पुट करना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप 9.8 की जगह पर 10 पुट कर दिए तो वहाँ पे जो लिमिट गिवन है आंसर का उससे बाहर आपका वैल्यू चला जाए, ठीक है। इसलिए आपको ये चेक करना है कि अगर एनईटी टाइप क्वेश्चन आ गया यही सेम क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 पुट करके काम चल सकता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर ले, बट 10 से कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 10 से कैंसिल आउट हुआ। आप एक बार इसको क्या करना, सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है तो सिंपल है, ये कितना जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 50 माइनस 25, ये 50 माइनस 25 25 बराबर कितना, वी स्क्वायर बाई 2। अगर ये वी स्क्वायर बाई 2 25 है तो वी स्क्वायर कितना जाएगा, वी कितना जाएगा, √50 हो जाएगा। √50 मतलब 7 पॉइंट समथिंग के आसपास क्या होगा, इसका आंसर होगा। चेक कर लो 7 पॉइंट समथिंग पहले ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको क्या करना था, एनर्जी कंजर्वेशन चेंज इन, जो वर्क डन होगा क्या होगा, चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार इसका सॉल्यूशन चेक कर लो। वही किया गया, चेंज इन एनर्जी क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। आप क्या कर दो, चेंज इन एनर्जी का फार्मूला पुट कर दो और वर्क डन के बराबर करवा दो। यहाँ से वेलोसिटी निकल के आ जाएगी कितना, 7.1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें आपको क्या दिया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बताना है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका डायगोनल मैट्रिक्स बताना है आपको, ठीक है। द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन, ठीक है। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको इसके हेल्प से क्या बनाना है, बताना इस मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताना है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स बताने के लिए क्या करना है कि एक मैट्रिक्स फॉर्म करो विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। आपको निकालना आइगन वैल्यू निकालो, ठीक है। एक सिंपल सा बात समझो, मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ठीक है। आप किसी भी मैट्रिक्स ए की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आइगन वैल्यू निकाल सकते हो इस आइगन वैल्यू के हेल्प से, ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका जो डायगोनल होगा, मेन डायगोनल होगा, वो क्या होगा, वो वही आइगन वैल्यू होगा। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नहीं समझ में, चेक करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चलो इसी का चेक करो। अगर ये आपके पास क्या, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर मैं इसको ए बोलूँ, ए मैट्रिक्स ए है, आपको निकालना इसका आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का मतलब हो गया क्या कि मैट्रिक्स ये होगा ए माइनस लेमडा आई, राइट। आपको कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, ए माइनस लेमडा आई, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आप 0 करा दो, ठीक है। आपको करना यह है कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना है, उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटरमिनेंट 0 करवा दो। अगर एक बार जब आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 करवाओगे, वहां से जो पॉलिनोमियल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो रूट होता है उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, और उसके हेल्प से हम क्या बनाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू कितना जाएगा, चेक कर लो। यहाँ पे वैल्यू कितना, 2 माइनस लेमडा 0 इंटू 1 0 2 माइनस लेमडा 0 1 0 और 2 माइनस लेमडा। ये आपका बना अभी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके डिटरमिनेंट को जब आप 0 करवाओगे तो वहां से जो पॉलिनोमियल बनेगा उसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मतलब क्या, अब बोलो ए माइनस लेमडा आई को आपको कराना है 0, ठीक है। ए माइनस लेमडा आई को आप क्या करोगे 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कितना जाएगा, 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, राइट। अरे भाई इस 2 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे किसे, 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, और ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब ये सेकंड वाला 0 देगा, फर्स्ट वाला थर्ड वाले में जाओ, थर्ड वाला प्लस 1 1 0 0 इंटू 0 का 0 हो गया, फिर 1 इंटू 2 माइनस लेमडा, ये माइनस होगा। तो आप क्या करो, एक ही बार में यहाँ पे माइनस पुट कर लो, राइट। यहाँ पे माइनस पुट कर लो, कितना माइनस होगा 2 माइनस लेमडा, इसको 0 करा दो, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब क्या करोगे, जब आप इसको 0 करवाओगे तो वहां से जो लेमडा की वैल्यू होगी वही क्या हो गया, जो लेमडा की वैल्यू जो निकल के आएगी, देखो 2 माइनस लेमडा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर कर लो, माइनस 1 कर लो, ठीक है। यहाँ से अब इसको 0 करा दो, जब आप 2 माइनस लेमडा को 0 कराओगे तो यहाँ से लेमडा को कितना आएगी, यहाँ से लेमडा को कितना जाएगा, 2 आ जाएगा,
राइट। और जब आप इसको जीरो करवाओगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे करवा के चेक कर लो, 2 माइनस, देखो 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस 1 को क्या कराओगे, जीरो कराओगे, ये 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा और माइनस नहीं प्लस कितना, प्लस 3, ठीक है। तो इसका जो रूट है कितना आएगा, रूट कितना जाएगा, +3 और +1, राइट। तो अब आपके पास लेमडा, आपके पास कितने लेमडा आ गया, 3 लेमडा आ गया, इसका जो 3 रूट आएगा, ठीक है। एक तो लेमडा इक्वल टू 2 आ गया, दूसरा क्या होगा, लेमडा इक्वल टू +3 और +1, ठीक है। तो आपके पास 3 लेमडा हो गए। अब आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, आप यहाँ पे चेक कर लो, जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गया वो कितना होगा, ठीक है। ये आपके पास लेमडा हो गया। अब इस लेमडा के हेल्प से क्या बताना है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा ये कि ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा वो आपको बनाना पड़ेगा कितना, तो यहाँ पे तो अब और भी प्रोसेस है, ठीक है, आपको आइगन वेक्टर चेक करना पड़ेगा। बट अभी देखो मैं इस क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास जो और ऑप्शन है ना, उसमें देखो कितने 1 1 3 और 2, केवल एक ही ऑप्शन है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होगा, जो डायगोनल एलिमेंट आ रहा है वो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपका लेमडा या तो यहाँ पे आता +3 +3, ठीक है, ये +1 ये +2, या फिर ऑप्शन बन सकता था क्या, यहाँ पे +1 बन जाए, यहाँ पे +3 बन जाए, यहाँ पे +2 बन जाए। तो आपके केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ये तीनों आपको ये तीनों लेमडा देखने को मिल रहे, लेमडा इक्वल टू 1 3 और 2। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये नहीं कि आप पूरा फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हो, ठीक है। आप ये चेक कर लो कि अगर आपको यहाँ पे केवल डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है, मुझे पता है कि लेमडा निकालना होगा, इस लेमडा के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इस लेमडा के हेल्प से डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, वहां तक पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ना इस ऑप्शन में, देखो होगा क्या, आपको पता है ये जो मेन डायगोनल होगा ना, इसी मेन डायगोनल पे इन तीनों आइगन वैल्यू को आना है, ठीक है। अगर इसी मेन डायगोनल पे इन तीनों आइगन वैल्यू को आना है तो आपका आंसर जो बनता ये इसी के कॉम्बिनेशन से बनता, 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से, और 1 2 3 के कॉम्बिनेशन से केवल एक ही ऑप्शन, कितना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक भी कर लो, ठीक है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स हम डायरेक्ट बनाएंगे वो कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो एक बार आपको इस तरीके से भी कैलकुलेशन चेक करता रहना है कि हमको कहाँ आपको पूरा कैलकुलेशन निकालने की जरूरत है, कहाँ आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको पूरा कैलकुलेशन करने की नीड है ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। अच्छा देखो इसमें ये पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है। ये पहले से सिलेक्टेड, एक बार आप चेक कर लेना इसमें क्या है कि क्या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंपैक्शन ऑफ सॉइल। सिंपल सवाल है, 1 नंबर का क्वेश्चन, आपको ये बताना है। अच्छा ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, MSQ टाइप का क्वेश्चन है। गेट में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास MSQ टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है, तो ये देखो MSQ आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ लो, पहला ऑप्शन पढ़ो कि कंपैक्शन इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। गलत बात है, कंपैक्शन टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, कंसोलिडेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन होता है वो ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर होता है, और कंपैक्शन जो होता है वो होता है ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। तो एयर जो होता है वो जल्दी रिलीज होता है। तो जब सबसे पहले हम कंपैक्शन करते हैं तो सबसे पहले कंपैक्शन में क्या होता है, कंपैक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर की वजह से होता है। और ये कौन सा मेथड है, ये क्विक प्रोसेस है, ठीक है, ये क्विक प्रोसेस है। तो ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। इन द फील्ड द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट इज अचीव्ड व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। गलत बात है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किस पे अचीव होगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, किस पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ना कि 100% सैचुरेशन पे। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है कब, ये अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% सैचुरेशन पे होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता है क्या, फुली सैचुरेटेड ना लिख के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या होता है, ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलता है। और ये जो मैक्सिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है उस टाइम पे जो सैचुरेशन होता है वो 80 to 90% निकल गया था, ना कि 100%। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट बोलो, इफ द कंपैक्टिव वेपर इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज।
तो ये बात देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कंपैक्टिव एफर्ट इंक्रीज करोगे, कंपैक्टिव एफर्ट इंक्रीज करने पे जो कंपैक्शन कर्व होता है वो किधर शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट होता है लेफ्ट एंड अपवर्ड। ठीक है, जो कंपैक्शन कर्व होता है वो शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, लेफ्टवर्ड एंड अपवर्ड शिफ्ट होने का मतलब होगा कि इसका जो ऑप्टिमा, जिसका जो मॉइस्चर कंटेंट हुआ या फिर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोल लो, ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। अब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या फिर डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपको कंपैक्शन कर्व ध्यान आ रहा होगा तो कंपैक्शन कर्व किधर शिफ्ट होता है, अगर आप कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ा रहे हो, अगर आप कंपैक्टिव एफर्ट बढ़ा रहे हो तो जो कंपैक्शन कर्व होता है वो शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड एंड अपवर्ड। तो उस केस में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होता है और ड्राई डेंसिटी क्या होती है, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपका इनकरेक्ट नहीं है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, द कंपैक्शन ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ सी फुट रोलर। गलत बात है, सी फुट रोलर से हम कोहेजनलेस नहीं बल्कि कोहेजिव सॉइल को क्या करते हैं, कोहेजिव सॉइल को हम क्या करते हैं, कंपैक्ट करवाते हैं। बाकी कोहेजनलेस सॉइल के लिए हमारे पास कौन सा रोलर है, अपने पास वाइब्रेटरी रोलर्स है। ठीक है, तो वाइब्रेटरी रोलर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोहेजनलेस सॉइल को कंपैक्ट करवाते हैं। बाकी हम इससे किससे, सी फुट रोल से कोहेसिव सॉइल को क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या, करेक्ट स्टेटमेंट सी है, इनकरेक्ट पूछा गया आपसे, आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी एंड डी। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो इसका सोल्यूशन, वही सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। ठीक है, देखो अब ये भी सिलेक्टेड है, ठीक है, पहले से सिलेक्ट किया गया है, तो देखो उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है इस बात को समझो। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया कि द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज गिवन बाय। आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक बीम है और कैरिंग द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आपको एक बीम गिवन है। ठीक है, आप इसको इस क्वेश्चन के यहाँ पे कर लो। ठीक है, आपके पास क्या दिया गया, आपके पास एक बीम गिवन है। ठीक है, आपके पास एक बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और जिसपे कौन सा लोड लग रहा है, लोडिंग कंडीशन क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। लोडिंग कंडीशन आपके पास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एक बीम है और ये कितना है, ये दिया हुआ W दिया हुआ है। ठीक है, और ये लेंथ L गिवन है। ठीक है, ये लेंथ कितना L गिवन है। और अब जब इस लोड की वजह से इस बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा, उस डिफ्लेक्टेड कर्व का इक्वेशन गिवन है। इस डिफ्लेक्टेड कर्व का इक्वेशन y कितना गिवन है, आप एक बार y चेक कर लो। ठीक है, y कितना है, 1/ei 4x³ माइनस x⁴/8 माइनस 24x। ठीक है, एक बार चेक करना, 1/ei कितना था, हाँ 4x³ माइनस x⁴/8 माइनस 24 इंटू एक्स। ये आपके पास क्या डिफ्लेक्टेड शेप का इक्वेशन है, x⁴/8 4x³ x⁴/8। ठीक है, x⁴/4 ठीक है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया कि आपके पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसपे लोड क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W लग रहा है। ठीक है, और उस जो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप है, उसका डिफ्लेक्टेड शेप का इक्वेशन गिवन है, और आपको बताना ये है इसमें कि आपको एक तो बीम की लेंथ L की वैल्यू बतानी है, आई थिंक, हाँ, एक तो आपको L की वैल्यू बतानी है, टोटल लेंथ ऑफ द बीम बताना है, और लोड इंटेंसिटी ऑफ द बीम बताना है, बीम पे लोड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले एक काम कर लो कि आपको ये पता कि अगर ये y है ना, तो आपको dy/dx निकाल लो। मैं ये क्यों कर रहा हूं, आप ये भी ध्यान दो कि आपको पता है कि जो mx होता है, mx कितना होता है, ex ei इंटू d²y/dx होता है। ठीक है, mx कितना होता है, ei d²y/dx होता है, किसकी वैल्यू, mx की वैल्यू, यानी कि मोमेंट एट सेक्शन x पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले d²y/dx निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले dy/dx निकाल लो, तो ये 1/ei होगा कितना, 12x² माइनस 4x²/8 माइनस 24, राइट। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, d²y/dx² निकालेंगे, ये कितना होगा, 1/ei होगा, ये कितना जाएगा 24 इंटू एक्स, राइट। ये कितना जाएगा, ये 4 को अगर डिवाइड करो कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 4x³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 3x²/2, 4 को 8 को कैंसिल करोगे 4 से कितना जाएगा, ये हो जाएगा कितना
2 और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से आप एम एक्स निकाल सकते हो। एम एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, एम एक्स मैंने आपको बताया कितना था, ई आई सॉरी एम एक्स कितना होगा, ई आई डी स्क्वायर वाई वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स की वैल्यू हो जाएगा 24x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू आपके पास किसका आएगा, ये वैल्यू आपके पास आएगा एम एक्स का। ठीक है, राइट, ये वैल्यू आपके पास आ गया एम एक्स का, एम एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप एक काम ये कर लो कि आप इस बीम की हेल्प से एक जनरल इक्वेशन लिखो एम एक्स का, एट एक्स डिस्टेंस एट एक्स इक्वल टू एक्स पे क्या कर दो, यहाँ पे एक सेक्शन कट करो, वहाँ पे एम एक्स की इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो अगर ये W है, ठीक है, सबसे पहले सपोर्ट डायरेक्शन कितना जाएगा, सपोर्ट डायरेक्शन आपके पास W इंटू एल होगा, यहाँ पे सपोर्ट डायरेक्शन कितना होगा, W इंटू एल होगा। यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस पे जाओ। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे जाओ, एक सेक्शन कट करो, आप एक सेक्शन कट करो और इस सेक्शन पे क्या करो, इस सेक्शन पे आप मोमेंट इक्वेशन लिखो। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखो, यानी कि आपसे ये बोला जाएगा, ये आपके पास एक, ठीक है, यहाँ पे मोमेंट कितना लग रहा है, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट डायरेक्शन कितना W इंटू एल लग रहा है, और यहाँ पे आपने सेक्शन कट कर लिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एम एक्स होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना होगा, वी एक्स होगा। तो शियर फोर्स एट डिस्टेंस एक्स, कितने एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस जो शियर फोर्स होगा वो कितना होगा, ये होगा एम एक्स। अब आप क्या करो, एम एक्स की एक जनरल इक्वेशन लिखो, कितना होगा, एम एक्स कितना होगा आपके पास, W इंटू एल इंटू एक्स, राइट, माइनस ये कितना है, ये अगर ये W है तो W इंटू एक्स, W एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, अब आपके पास एम एक्स का एक जनरल इक्वेशन आ गया, किसमें, एम एक्स की एक जनरल इक्वेशन आ गया, W इंटू एक्स इंटू माइनस W एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, W एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को क्या कर दो, आप कंपेयर करवा दो। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करवाओगे तो आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे W बाई 2 माइनस W बाई 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ से W बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे W बाई 2 की वैल्यू आएगी 3, यानी कि W की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है, सेम स्टोरी यहाँ पे आपको W की वैल्यू मिल गया, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट को आप क्या करो, कंपेयर करवाओ, तो W इंटू एल की वैल्यू कितनी आएगी 24, W इंटू एल की वैल्यू कितनी आएगी 24, और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, L की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि W की वैल्यू आपको पता है, तो L कितना हो जाएगा 24/6, यानी कि 4 मीटर, राइट। तो अब एक बार आप क्या करो, अपना आंसर चेक कर लो, 6 और 4, W की वैल्यू 6 है और L की वैल्यू 4 है, चेक करो। अच्छा, कहीं तो कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, एक बार चेक करना, कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। लोग W की वैल्यू कितनी है, 3 आ रही है, W की वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा हाँ, ये देख रहे हैं एक बार, W बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। ठीक है, W बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आएगी, तो फिर यहाँ से W की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चेक करना, यहाँ से W बाई 2 की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ से W की वैल्यू 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, अब यहाँ से L की वैल्यू निकल जाएगा कितना, L की वैल्यू कितना, 3 से डिवाइड करोगे कितना, 16। ये W इंटू एल कितना 24 है, तो L की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। कितनी आ रही है यहाँ पे L की वैल्यू, L की टोटल लेंथ ऑफ द बीम 16 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो एक बार W बाई 2 आप कंपेयर करोगे 3/2 से, तो यहाँ पे W की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक बार W इंटू एल की वैल्यू को कंपेयर करोगे 24 थी, 24 ही तो है ना, 4x क्यूब, तो ये 12x स्क्वायर, 24 इंटू एक्स। ठीक है, 24 इंटू एक्स हो गया, किसकी वैल्यू, W इंटू एल की वैल्यू, तो W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू आपके पास 3 है, तो L की वैल्यू कितना चाहिए, 8 मीटर। एक बार चेक करो इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, एक बार आंसर चेक करना है इसका, तो देखो क्या किया गया। ठीक है, एम एक्स को आपने क्या किया, 24 इंटू एक्स, यहाँ तक तो सही है, 24 इंटू एक्स, और ये कितना W इंटू एल बाई 2, तो W बाई 2 इक्वल W L बाई 2 आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ये छूट गया है क्या, एक बार चेक करना तो, हाँ सर, ये W दो, यहाँ पे क्या है ना, ये WL नहीं होगा, ये WL बाई 2 होगा, ये WL बाई 2।
ठीक है। सिमेट्रिक बीम होगा तो ये WL/2 का, यहाँ पे भी WL/2 होगा तो ये WL/2 हो जाएगा। अगर ये WL/2 होगा तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे WL/2। अब ये आ जाएगा आपके पास कितना, 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये L बराबर 16 मीटर है। तो एक बार चेक करना, अच्छा क्वेश्चन ये। ठीक है, ये 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यहाँ पे सिंगल मार्क्स में दिया गया है। क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अब गेट में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना, 2 इक्वेशन को कंपेयर करवाना था, वहाँ से आपको क्या करना था, W और L की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चेक करना, अगले क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, एक बार चेक कर लो कि आपको क्या गिवन है कि y की वैल्यू गिवन है। इफ y इक्वल टू 3 की पावर माइनस 2x a cos x प्लस b sin x इज ए जनरल सोल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर प्लस m इंटू dy बाई dx प्लस n इंटू y इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या बताना है, m प्लस n की वैल्यू बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट चेक करो कि अगर आपको m प्लस 1 की वैल्यू चेक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि अगर आपके पास इक्वेशन कितना, e की पावर माइनस 2x इंटू a cos x प्लस b sin x, ये क्या है, इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, रूट्स आएंगे, मतलब रूट्स ऑफ इसका अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट आएगा वो कितना आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट होगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना, अगर ये माइनस 2x है तो -2 और ये प्लस माइनस i। ठीक है, ये आपको पता चल गया इस इक्वेशन से। ठीक है, जनरल इक्वेशन में e की पावर माइनस 2x है, तो जो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो कितना होगा, -2 प्लस i, और दूसरा रूट क्या होगा, -2 माइनस i। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो कि आपको m प्लस n की वैल्यू बताना है, यानी कि पहले आप m बता दो, m की वैल्यू, और फिर उसके बाद n की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो जो m की वैल्यू होगा, m की वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ सम ऑफ रूट। आप ऐसा सोचो कि सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस 1 बोलो या माइनस m बोल दो। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट हो जाएगा, माइनस सम ऑफ रूट। यहाँ से जब माइनस करोगे सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, -2 प्लस वाई, प्लस करोगे फिर से -2 माइनस आई, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, -4 प्लस 4, m की वैल्यू क्या होगा, +4, और जो n होगा, n क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, ये होगा n, प्रोडक्ट ऑफ रूट n होगा। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, n की वैल्यू क्या आएगा, तो -2 प्लस आई इंटू -2 माइनस आई। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, -2 ये प्लस ये -1। ठीक है, कितना हो जाएगा, +4 -2i, और वो +2i आउट हुआ, -1 कितना हो जाएगा, +1, ये कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 5। तो m की वैल्यू जो आ रहा है, m की वैल्यू +4 आएगा, और n की वैल्यू कितना होगा, n की वैल्यू +5 आ रहा है। तो m प्लस n की वैल्यू आपको बताना है, m प्लस n की वैल्यू आपको बताना है। तब चेक कर लो m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम बात यहाँ पे गिवन है, वही सेम चीज़ किया गया यहाँ पे, m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, 30। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल सवाल है, स्पिलवे का किस पे, डायमेंशन एनालिसिस पे क्वेश्चन है। स्पिलवे ऑफ एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज टू बी स्टडीड बाय द मींस ऑफ द मॉडल कंस्ट्रक्टेड टू ए स्केल ऑफ 1:10। द प्रोटोटाइप डिस्चार्ज इज 500 मीटर क्यूब पर सेकंड, नेग्लेक्ट द विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, द रिक्वायर्ड फ्लो रेट ऑफ द मॉडल। ठीक है, आपको क्या बताना है, फ्लो रेट ऑफ द मॉडल। तो क्यूपी आपको गिवन है। ठीक है, आप चेक करना, प्रोटोटाइप की डिस्चार्ज गिवन है कितना, डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप कितना, 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्या गिवन है, LR कितना है, 1/10। आपको डिस्चार्ज ऑफ मॉडल बताना है। ठीक, अगर आपको डिस्चार्ज ऑफ मॉडल बताना है तो आपको ये पता है कि जो LR होता है, जो QP/QM होगा, वो क्या, LR की पावर 2.5 होता है। ठीक है, आप इसको पढ़ना एक बार, LR की पावर 2.5 होता है। तो जो QP/QM इक्वल टू LR कितना, 1/10 की पावर 2.5। यहाँ से QM आपको निकालना है, तो QP कितना दिया, QP की वैल्यू कितना, 500 है, तो 500, वेट, ये QP/QM नहीं, ये कितना हो जाएगा, QM/QP, LR गिवन है ना, ये हो जाएगा QM/QP कितना हो जाएगा, LR की पावर
2.5। अब यहाँ से आपको QM बताना, QP आपको पता है, राइट। तो QM कितना होगा 500 इंटू 10 की पावर कितना 2.5, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा 500 अपॉन 10 की पावर 2.5। सो 500 अपॉन 10 की पावर 2.5, इसका आंसर जाएगा 1.58, ठीक है। आंसर कितना होगा 1.58, ठीक है, 1.58 मीटर क्यूब पर सेकेंड। चेक करने के बाद इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, तो वही करना है, 1.58 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। एनएटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चन कल वाले क्लास में करते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। 31, 32 क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, सिंपल सवाल है, एक बार चेक करना, आप लोग भी एक बार अटेम्प्ट करके रखो इसको, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट करके आप सभी लोग रखिए इसको। बाकी इस क्वेश्चन का जो हम इसके आगे वाले क्वेश्चन हम कल वाले क्लास में करते हैं, ठीक है। इसके आगे कल वाले क्लास में करेंगे। तो कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बच गए 2 मार्क्स के, ठीक है। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बच गए ना, 32 30 कितने, हाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे सीधे 36 यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी फिर तो वही बात, मैं एक बार आपको वापस से ध्यान दिलवा दूँ कि ये अपने पास क्या है, गेट की जो टेस्ट सीरीज है आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इसको परचेज नहीं किया है तो अच्छा टेस्ट सीरीज है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अच्छे जो अभी गेट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे पेपर क्रिएट किया गया, ठीक है। तो दीजिए अपने पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और इनहेंस करिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल वाले क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।